हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम विद्युत धारा का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने कितने लेक्चर पढ़ लिए? अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़ रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। विद्युत धारा में प्रतिरोध एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोध के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कुछ देखा था। अब इस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रतिरोध एक पहाड़ की तरह होता है जो विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करता है। अगर प्रतिरोध को मैं ज़्यादा कर दूंगा तो करंट को वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने मतलब मूव करने से रोकता है। वो इसका सीधा एग्जाम्पल देख है कि अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा हूँ, उस एक रास्ते पर मेरा कांटा लगा हुआ है और दूसरे रास्ते पर कुछ भी नहीं है, तो हम किस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे? हम सीधी वैसी रास्ते पर जाएंगे जहां पर कांटा नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि वहां प्रतिरोध नहीं है कुछ। तो वैसे ही केस होता है करंट के केस में। करंट के केस में भी वही होता है कि जहां पर प्रतिरोध ज्यादा होता है, अगर किसी सर्किट में परिपथ में प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उससे करंट कम जाती है, क्योंकि प्रतिरोध उसको रोक लेता है, उसको जाने नहीं देता है। और जिस परिपथ का प्रतिरोध कम होता है उससे करंट बहुत आसानी से चली जाती है। और यह कौन सा परिपथ होता है? अगर चालक कोई होगा पदार्थ तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो उसमें आसानी से करंट पास कर जाता है। अचालक होगा तो उसमें करंट नहीं जाता है, करंट पास ही नहीं होगा। और एक होता है अर्धचालक, उसमें थोड़ा थोड़ा करंट जाता है, कुछ करंट जाता है कुछ करंट नहीं जाता है। और एक होता है अतिचालक, जिसमें बहुत कम टेम्परेचर पर भी वह आसानी से गमन कर सकता है। ठीक है, यह हमने पदार्थों में पढ़ा था, चालक के पदार्थ में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अब हम प्रतिरोध को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे होती है। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। जब चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो वे चालक के कणों से टकराते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा उष्मा के रूप में प्रकट होती है और धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करती है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, अगर मेरा चालक, मान लीजिए यह चालक है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन मेरा प्रवाहित हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो वे चालक के कणों से टकराता है। तो इस चालक में बहुत सारे कण होगा कि नहीं होगा? चालक में बहुत सारा कण होगा, तो कण जो होता है ये इलेक्ट्रॉन से टकराते रहता है। अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कण, इसके चालक के जो कण होता है उससे इलेक्ट्रॉन टकराते रहता है। तो टकराएगा तो क्या होगा? टकराएगा तो उसका जो ऊर्जा है, इस इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा है उष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। उष्मा के रूप में मतलब वाष्प के रूप में प्रकट हो जाता है। और धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि अगर मैं किसी रास्ते में बहुत तेजी से जा रहा हूँ और अचानक कोई आके मेरा पैर से
पैर अरंगा लगा दिए बीच में, तो हम गिर जाते हैं ना, आगे की ओर या दाएं बाएं गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम गति में होते हैं, हम गति ऊर्जा में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अरंगा सामने से लगाता है तो हमारी गति ऊर्जा खत्म हो जाती है, हम गिर जाते हैं उधर से उधर, दाएं बाएं या आगे पलट जाते हैं, गिर जाते हैं। होता है ना, तो हमारी जो प्रवाह में परिवर्तन होता है, हमारी प्रवाह में कोई विरोध उत्पन्न करता है। तो वैसे ही धारा के प्रवाह में भी विरोध उत्पन्न कौन कर रहा है? वह कर रहा है कण। किसका कण? चालक का। तो चालक का कण जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने वाले रास्तों में विरोध उत्पन्न करता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वह ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, और वह जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। जिस दिशा में धाराएं जा रही है, इस दिशा में धाराएं जा रही है, इस दिशा में धारा जा रही है, तो इसके जो दिशा है उसमें विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। विरोध उत्पन्न कर रहा है मतलब उसको प्रतिरोध कर रहा है, तो उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब इसका सरल डिफिनेशन है, देखिए यहाँ पर। जब चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। समझ में आ गया? मतलब चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इस चालक पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करेगा, तो इस चालक का गुण क्या कहलाएगा? चालक का इस गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। इस चालक के गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब चालक का वह गुण जिसके वजह से वह चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित, मतलब उस चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका विरोध करती है। ठीक है, अगर मेरा यह पदार्थ मान लीजिए सर्कल जो है, यह सर्कल मेरा एक मेरा चालक पदार्थ है, इससे जो हमारा जो करंट जा रहा है तो अगर यह विरोध करता है तो इसके इस गुण को क्या कहते हैं? इसके इस गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चालक के आंतरिक गुण जो उससे प्रवाहित होने वाले धाराओं का विरोध करता है, तो उस गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध समझ में आ गया ना? अगर मैं जा रहा हूं, रास्ते में कोई अरंगा लगा दिया, मतलब उसको रोक रहा है, तो रोकना मतलब क्या? उसको प्रतिरोध कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो वैसे ही धारा के केस में भी होता है, मतलब किसी चालक से धाराएं जा रही है, बीच में कोई अरंगा लगाता है तो उसे उस चालक का क्या करते हैं? उस चालक को हम प्रतिरोध कहते हैं, उस चालक के गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, देखिए इसका संकेत क्या है? इसका संकेत हम कैपिटल आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का पहला लेटर क्या है? कैपिटल आर। तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक ओम होता है, और इसे हम ओमेगा भी बोलते हैं, ओम को हम ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है R = V/I। अब ये कहां से आता है R = V/I? इसको हम प्रूव करेंगे, आगे प्रूव करेंगे। जब हम ओम के नियम पढ़ेंगे ना, तब हम इसको प्रूव करते हैं कि R = V/I कैसे आता है। यह R = V/I हमारा कैसे आया, यह हम ओम के नियम में प्रूव करेंगे। अभी के लिए बस याद कर लीजिए कि रेजिस्टेंस इक्वल होता है, मतलब प्रतिरोध विभव बटा विद्युत धारा। क्लियर है? जहां V इक्वल होता है विभवांतर और I इक्वल होता है विद्युत धारा। अब देखिए 1 ओम, जैसे मैंने 1 एम्पियर के बारे में पढ़ाया था,
1 वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, अब 1 ओम के बारे में देखेंगे। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम 1 ओम कहते हैं। अगर किसी चालक से 1 विभव आरोपित करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका जो प्रतिरोध होगा, उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। कहने का मतलब कि अगर यह चालक है हमारा, इस चालक के सिरों के बीच में अगर मेरा सिरा मान लीजिए ए और बी, इन दोनों के बीच का सिरा के बीच में लगने वाला विभव 1 वोल्ट अगर है, इन दोनों के बीच के सिरा के बीच, एक चालक के दोनों सिराओं के बीच लगने वाला विभव मेरा अगर 1 वोल्ट है सॉरी सॉरी अगर 1 वोल्ट है, इस चालक के दोनों सिराओं के बीच लगने वाला विभव अगर मेरा 1 वोल्ट है और इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान मेरा 1 एम्पियर है, इससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर अगर है तो इस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? इस चालक का प्रतिरोध 1/1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, हो जाएगा ना। तो उसी को हम 1 ओम कहते हैं। 1 वोल्ट/1 करेंट मतलब कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो क्लियर है 1 ओम। इसका फॉर्मूला देखिए, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट/1 एम्पियर। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध जो होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध जो होता है हमारा चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, मतलब एरिया पर डिपेंड करता है। क्षेत्रफल मतलब एरिया पर डिपेंड करता है, और चालक के ताप पर। तीसरा हमारा चालक के ताप पर होता है, और चौथा हमारा क्या होता है? चौथा हमारा होता है चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। पहला क्या था? पहला मेरा चालक की लंबाई, जितना लंबाई होगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा चालक की एरिया पर, मतलब क्षेत्रफल पर। और तीसरा चालक की प्रकृति, सॉरी चालक के ताप पर, चालक का कितना ताप होगा उस पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध हमारा। और चौथा चालक की प्रकृति पर। तो देखिए हम सबको एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला देखिए, चालक की लंबाई पर बोल रहा है, मतलब लेंथ पर, लेंथ की एल से, लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं ना। तो चालक की लंबाई पर मतलब एल पर डिपेंड करता है। तो देखिए, प्रतिरोध लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। सीधा समानुपाती का मतलब मैंने पहले भी अच्छे से बताया है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। अगर एक चीज दोगुना से बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी दोगुना से बढ़ेगा। अगर एक चीज आधा से घट रहा है तो दूसरा भी आधा से घटेगा ही। ठीक है, उसको सीधा समानुपाती बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रतिरोध जो हमारा होता है लंबाई का सीधा समानुपाती होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आर जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधा समानुपाती है। तो अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर इसको हम R1/R2 कर दिए, दो रेजिस्टेंस ले लिया, दो रेजिस्टेंस का मैंने अनुपात ले लिया। पहला रेजिस्टेंस मेरा R1 हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस मेरा R2 हो गया। पहला मेरा रेजिस्टेंस R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया। तो अगर R1/R2 किए तो और इसको बराबर कर दिए तो L1/L2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समानुपाती है। अगर मेरा R1 L1 के बराबर है तो R2 मेरा L2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर R1 मेरा R2 के बराबर होगा तो मेरा L2 जो है मेरा R2 के बराबर हो जाएगा, और इसका रेशियो भी बराबर है। कहने का मतलब अगर मेरा रेजिस्टेंस R1 मेरा 5 है, R2 मेरा 3 है, और लेंथ मेरा मान लीजिए 4 है,
सॉरी रेशियो बराबर करना है ना, रेशियो बराबर करना है, तो इसको ऐसे रख सकते हैं हम। इसको हम L1 को मैं 10 रख सकता हूँ, और इसको मैं कितना रखूँ इसको मैं 6 रख देता हूँ। देखिए अब इस यह दोनों का जो अनुपात है बराबर हुआ कि नहीं होगा। यह दोनों का जो R1 और R2 और L1, यह मेरा L1 हो गया, यह और यह मेरा L2 हो गया। तो इन दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं है। अनुपात कैसे बराबर है, देखिए इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 3 आ गया, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए तो मेरा 5 आ गया। तो 5/3 आ गया कि नहीं आ गया, 5/3 आ गया, इधर भी 5/3 है। तो लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती अगर है तो उसका रेशियो भी हमारा बराबर होगा। R1 R2 का रेशियो और इज इक्वल टू L1 L2 का रेशियो बराबर होगा। अगर रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो R1 मेरा L1 के बराबर होगा। हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि R1 मेरा L1 के बराबर ही होगा, ठीक है, या R2 मेरा L2 के बराबर ही होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, देखिए दूसरा हमारा क्या है, एरिया पर डिपेंड करता है। और एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो होता है हमारा एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था पीछे के लेक्चर में। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटेगा, उतने अमाउंट में, जितने अमाउंट में बढ़ेगा उतने अमाउंट में घटेगा। अगर 2 गुना से बढ़ रहा है तो 2 गुना से घटेगा, 2 गुना से अगर घटेगा तो 2 गुना से बढ़ेगा, ठीक है। वैसे ही बोल रहा है, देखिए यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा, मतलब प्रतिरोध जो हमारा है, वह एरिया का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/A। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1 में जाएगा, बटा में वो चला जाता है, बटा में कौन जाएगा, एरिया, एरिया मतलब A, तो 1/A हो गया। अब देखिए R मेरा समान इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A है। तो अगर मैं R1/R2 करूंगा, अगर मैं यहाँ पर R1/R2 करूंगा तो मेरा ये जो A1/A2 अगर यहाँ पर होगा, A1/A2 होगा यहाँ पर, A1/A2। अब देखिए A वाला जो A2 है हमारा है, यह ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। क्यों, क्योंकि यह A1/A2 मेरा A2 मेरा नीचे जा रहा है, तो नीचे को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए, देखिए R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती में ऐसे उल्टा होता है, अगर R1/R2 है तो A2/A1 हो जाएगा। अगर यही सीधा समानुपाती होता तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 होता। लेकिन यह तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा जो मेरा प्रतिरोध है वह एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होगा एक दूसरे का। R1/R2 है तो A2/A1 होगा बराबर में, ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब कि अगर मेरा R1 बढ़ता है, R1 बढ़ेगा तो A2 मेरा घटेगा, और R2 बढ़ेगा तो A1 मेरा घटेगा, ठीक है। आगे देखिए, चालक के ताप पर, प्राय चालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक के ताप अगर हम मेरा बढ़ा दिए, चालक के अगर हम ताप बढ़ा दिए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगर चालक का ताप मेरा पहले मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, और उसका प्रतिरोध मेरा कितना है, 20 है, 20 ओम है, 20 ओम है मान लीजिए, 20 ओम, 20 ओम है मेरा प्रतिरोध। अगर मैं इसका जो ताप है मैं 100 कर दिया, 100 कर दिया, तो इसका जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए 30 हो गया। क्यों, 30 हो गया, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि चालक के ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो पहले 50 था तो 20 हमारा ओम था,
जैसे ही मैंने 80 कर दिया या 90 कर दिया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो उसका जो हमारा प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप ऐसे मत याद रखिएगा कि अगर चालक के ताप बढ़ रहा है तो जितना से बढ़ेगा उतना से वो भी बढ़ेगा, नहीं, यह सीधा समानुपाती नहीं है। यह सीधा समानुपाती नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर यह 10 से बढ़ गया तो वो भी 10 से बढ़ेगा, और यह 20 से घटेगा तो वो भी 20 से घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह सीधा समानुपाती नहीं है। इसमें सीधा सीधी बोल रहा है कि अगर मेरा ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा वह क्लियर नहीं दिया हुआ। सीधा समानुपाती दिया होता तो हम मानते हैं कि अगर 10 से बढ़ रहा है तो वो भी 10 से बढ़ेगा, या 10 से घट रहा है तो वो भी 10 से घटेगा, लेकिन इसमें सीधा सीधी नहीं दिया हुआ। तो हम मान के चलते हैं कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो मेरा जो ओम है वह कितना भी बढ़ सकता है। वह डिपेंड करेगा किस पे, वह चालक पर डिपेंड करता है, चालक कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगर चांदी होगा तो उसमें ज़्यादा बढ़ेगा, अगर कोई और चीज़ होगा तो उस पर और होगा, मतलब हर एक धातु पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब देखिए इसका अपवाद क्या है। जर्मन सिल्वर और मैग्नीन जैसी मिश्र धातुओं, जर्मन सिल्वर और मैग्नीन जैसी मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप के साथ नहीं बढ़ता है। यह एक मेरा अपवाद है। कौन सा? सिल्वर और मैग्नीन जैसी धातुएं जो होती है ना, मिश्र धातुएं, वह ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यह वाला जो केस है ना, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो अपवाद वाले केस होते हैं वही ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछने की चांसेस होती है। जो अपवाद वाली केस होती है वही ज्यादा पूछने की चांसेस होती है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए हमारा क्या करा, कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। यह एक एग्जांपल है क्या, इसमें ताप बढ़ने से घट रहा है। और यह दोनों क्या था, सिल्वर और मैग्नीन जैसी धातुएं जो होती है ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता नहीं है। ठीक है। और एक कार्बन फिलामेंट लैंप है जो उसका प्रतिरोध ताप बढ़ने से और घटता ही है। यह एक अपवाद है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अपवाद चीजें ही ज्यादा पूछती है, जनरल चीजें सबको याद रहती है, लेकिन जो अपवाद चीजें होती है वह किसी को याद नहीं होता। तो एग्जामिनर जो होता है वह अपवाद चीजें ज्यादा पूछता है एग्जाम में, ताकि वह बच्चों का स्किल टेस्ट कर सके, कितना डीपली डीपली पढ़ा है बच्चा, वह उस ऑब्जेक्टिव को देने का मकसद ही यही होता है। ठीक है। आगे देखिए, चालक की प्रकृति पर। अलग अलग चालक पदार्थ का निर्माण उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब, अगर अलग अलग पदार्थ का अलग 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 पदार्थ है तो उसका जो प्रतिरोध भी होगा अलग अलग होगा, उसके प्रकृति के अनुसार निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रकृति कैसा है उस पर भी हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है। अब देखिए ये जो सारी चीजें हम पर, लंबाई, एरिया, ताप और प्रकृति, उन सबको मैं एक फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूँ। देखिए पहले मेरा क्या कर रहा था, पहले कर रहा था कि जो रेजिस्टेंस हमारा प्रतिरोध है वह लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो लंबाई का सीधा समानुपाती यह वाला केस हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा कर रहा था कि एरिया का हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है, एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों के हिसाब से वन एवं सेकंड, फर्स्ट एवं सेकंड को अगर मैं मिला दूं तो एल मेरा ऊपर है और बटा में मेरा ए है, तो आर मेरा कितना हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा, क्योंकि एल मेरा पहले से ऊपर था और एल गुना वन कर दिया, एल गुना वन तो एल हो गया और बटा में ए था तो ए आ गया, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक नियतांक देते हैं। उस नियतांक को क्या कहते हैं, उस नियतांक को हम रो कहते हैं, रो। उस नियतांक को हम रो कहते हैं। यह देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको हम रो कहते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहा हूं तो इसको रो का यूज करके, रो यूज करके मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहा हूं। रो एक क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। और यह प्रतिरोधकता जो है प्रकृति
पर निर्भर करता है। किसकी? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इससे समझ में आ गया ना, वो जो चार चीजें मैंने बताया था, ताप बढ़ने पर, पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर और एरिया पर। ठीक है, अब समझ में आ गया ना प्रकृति पर कैसे डिपेंड करता है। प्रकृति पर यह रो देख रहे हैं ना, रो हमारा प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो अगर मेरा रो बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में कैसा दिया हुआ, फॉर्मूला दिया हुआ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में इजी होगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो रो है, ये जो रो है मेरा, रो अगर मेरा बढ़ेगा, अगर मेरा प्रतिरोधकता बढ़ेगा, प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, वह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक की प्रकृति कहने का मतलब रो अगर जितना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी मेरा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग चालक की अलग अलग रो होता है। अब उस रो को हम पढ़ते हैं आगे। आगे देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। देखिए आर इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, रो एल बाई ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, लिख सकते हैं ना। देखिए ये जो ए हमारा ऊपर चला गया, इधर देखिए, इधर गुना में, इधर मेरा क्या गुना में, तो उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो ये जो ए हमारा है इसके साथ मिल जाएगा गुना में, और यह जो एल है हमारा बटा में चल जाएगा नीचे, एल हमारा जो है बटा में नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि रो इज इक्वल टू मेरा आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये जो एल है हमारा वो नीचे चला जाएगा, और ये जो ए है मेरा ऊपर चला जाएगा, मतलब आर इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रो होता है। ठीक है, क्योंकि इधर गुना में है तो उधर भागा में जाएगा, तो उधर मान लीजिए भागा में जाएगा तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रो का एसआई मात्रक क्या होता है, रो का एसआई मात्रक मेरा होता है ओम मीटर। अभी ओम मीटर कैसे आया, यह ओम मीटर कैसे आया, देखिए यह ओम मीटर ऐसे आया। देखिए इसका आर का जो मेरा एसआई मात्रक होता है ओम होता है, और एरिया का हमारा एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो मेरा 1 मीटर इसका और 1 मीटर इसका मेरा कट जाएगा, बच गया मेरा कितना, ओम और मीटर। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे ओम मीटर। समझ में आ गया, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर क्यों होता है। इसका एसआई मात्रक ऐसे होता है कि रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक हमारा होता है ओम होता है, एरिया का मात्रक होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का एम। तो एम कट गया, यह जो एम है यह वाला, और ऊपर वाला एम एक कट गया, तो एक एम बच गया, तो एक ओम और मीटर, तो बस बन गया क्या, बन गया मेरा ओम मीटर। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए परिभाषा से, देखिए यदि एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ हमारा 1 मीटर दिया हुआ है, तो रो हमारा क्या हो जाएगा, रो हमारा आर हो जाएगा। क्यों, 1 मेरा कट जाएगा। कैसे, अगर मेरा आर तो आर ही दिया हुआ है, आर का कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और मेरा एरिया मेरा दिया हुआ है 1, और लेंथ मेरा दिया हुआ है 1, तो बच गया कितना, रो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हमारा हो गया, रो इज इक्वल टू हमारा हो गया कितना, रो इज इक्वल टू हमारा हो गया आर हो गया ना। क्यों, क्योंकि इधर तो कट गया, मतलब वन क्या, वन को कटाना या ना कटाना बराबर ही होता है, 1/1 मतलब 1 ही होता है। और 1 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वह होता है, मतलब आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर हो जाएगा मेरा। बच्चों वाली ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो आपको देख के समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, मतलब 1/1 कट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आर बच जाएगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, रो इज इक्वल टू हमारा आर दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात किसी चालक पदार्थ
अर्थात किसी चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले और इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध ही उस विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। उसका विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। कहने का मतलब किसी चालक पदार्थ के एक इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले और इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध ही उसका विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ये वाला अभी देखा ना हमने, एरिया मेरा 1 है और लेंथ भी मेरा 1 है। कहने का मतलब कि पदार्थ की इकाई परिच्छेद मतलब एरिया जो हमारा 1 है और लेंथ हमारा इकाई लंबाई के खंड मतलब लेंथ मेरा 1 है। तो इन दोनों का अगर 1 1 होगा तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? उसका प्रतिरोध ही उसका विशेष प्रतिरोधकता कहलाता है। क्लियर है? मतलब इसका प्रतिरोध क्या है? मेरा R है, तो इसका प्रतिरोध ही हमारा विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग प्रतिरोध होता है। देखिए सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 होता है। बाकी सब का घटे जाता है। 1.62 कॉपर का, 2.60 एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का मेरा 5.20। यह देखिए मिश्र धातु हमारा कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज और निक्रोम, ये सब क्या होता है? हमारा मिश्र धातु है। तो इसका जो है इसका और बढ़ गया प्रतिरोध। और सबसे कम किसका होता है? विद्युत रोधी मतलब अचालक पदार्थ जो होते हैं उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है। जिसका जो पदार्थ अचालक होता है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उससे धाराएं प्रवाहित नहीं होती है। प्रवाहित कैसे नहीं होगी? क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध अगर ज्यादा नहीं रखेंगे तो धाराएं तो आसानी से पार हो जाएगी। तो वही है जो अचालक पदार्थ होते हैं। ये जो नीचे वाले सारे के सारे जो दिख रहे हैं आप, नीचे वाले ये वाले, ये सब के सब क्या है? अचालक पदार्थ है। तो इससे जो इसका जो प्रतिरोध है सबसे ज्यादा होता है। 10 के पावर प्लस 12 15 13 ये सब देख रहे हैं, 16 17 ये सब बहुत ज्यादा होता है प्रतिरोध। और जो चालक पदार्थ होते हैं उसका माइनस में है, -8 माइनस ऐसे में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ कुछ मुख्य चीजें जो है, सिल्वर हो गया, सिल्वर का पूछ देता है क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है ना, इसलिए इसका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। सिल्वर, कॉपर और कुछ कुछ मेन चीजें हैं जो याद कर लीजिएगा, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार अगर याद करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि याद कर ही लीजिए, क्या पता न्यूमेरिकल में किसी का पूछ दे। वैसे न्यूमेरिकल में उसका वैल्यू दिया होगा, अगर दिया होगा तो कोई पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट सॉरी परिभाषा देखिए इसका, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध था हमारा, जो हमारा प्रतिरोधकता था, उसका प्रतिलोम व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर। इसका ऐसा मतलब प्रति ओम प्रति मीटर कैसे आया? देखिए जो हमारा रो था उसका जो रो का हमारा क्या था? ओम मीटर था ना, ओम मीटर, ओम मीटर था। और यह मेरा जो विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है, ये देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है इसका विलोम है, मतलब 1/1 रो कर दिए हम, 1/रो कर दिए। क्यों? क्योंकि इसका विलोम कर रहा है ना, डिफिनेशन में क्या कर रहा है? विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो 1/रो का उसको कहेंगे। 1/रो तो मतलब इसको हम अगर बटा में कर दिए, इसको अगर हम बटा में कर दिए तो हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा यह वाला ये। अब ओम, ओम के ऊपर -1 है, मीटर के ऊपर -1 है, कैसे? यह जो है मेरा +1 है, यहाँ पर, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, लेकिन जैसे ही यह उसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा ना। तो ओम -1 और मीटर के ऊपर -1 हो जाएगा। कहने का मतलब प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम का मतलब 1/ओम, प्रति मीटर का मतलब 1/मीटर। ठीक है, इसका ऐसे मतलब क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर। अब देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
बस थोड़ा सा और इस लेक्चर को फिर रैप अप करते हैं। देखिए इसका परिभाषा देखिए, प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली आंशिक वृद्धि को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से। देखिए कहने का मतलब कि प्रति इकाई ताप वृद्धि से, अगर ताप वृद्धि बहुत प्रति इकाई ताप किसी चालक पदार्थ से प्रति इकाई ताप वृद्धि होती है और उसमें होने वाला प्रतिरोध आंशिक वृद्धि होती है, सॉरी, प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाली आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रति इकाई ताप वृद्धि मतलब किसी चालक से ताप का वृद्धि प्रति इकाई होती है तो उसके वजह से उस पदार्थ में प्रति इकाई होने वाले प्रतिरोध की वजह प्रतिरोध जो होती है उससे आंशिक वृद्धि होती है। प्रतिरोध में भी आंशिक वृद्धि होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ताप में किसी चालक में ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है ना। तो उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं ताप गुणांक, मतलब अल्फा कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ गया। अगर किसी चालक में प्रति इकाई ताप वृद्धि होगा तो उस चालक में प्रतिरोध में होने वाली आंशिक वृद्धि को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ताप गुणांक, मतलब अल्फा कहेंगे। उसका जो संकेत है अल्फा। देखिए इसको हम इस तरीके से देखते हैं। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मेरा R0 है, R0 इसको कहते हैं, R0 है, और T डिग्री सेल्सियस पर मेरा RT है, तो RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, RT इज इक्वल टू होता है मेरा R0 गुना 10 गुना 1 प्लस अल्फा T होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम अपर क्लास में इसको अच्छे से प्रूव होता है, लेकिन अभी के लिए 10वीं क्लास में आपको बस इसको याद करना है। तो इसको बस याद कर लीजिएगा कि T डिग्री सेल्सियस पर जो होने वाले जो T डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा चालक का रेजिस्टेंस है R है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है मेरा R0 है, गुना 1 प्लस अल्फा टी। यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और अगर अल्फा निकालने के लिए बोल दिया इसमें न्यूमेरिकल में, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 बटा में R0 इंटू टी। अब यह कैसे आया, यह इसको ऐसे देखते हैं। देखिए इसको हम ऐसे देखते हैं। देखिए अगर मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ R0, इसको R0 मान लीजिए, प्लस इसको देखिए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R0 इंटू अल्फा टी हो जाएगा ना, R0 इंटू अल्फा टी। अब यह जो R0 यहाँ पर ही है हमारा, यहाँ जो है यह इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो RT माइनस RT माइनस R0 हो जाएगा। RT माइनस R0 ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर का जो भाग है RT माइनस R0। अब बच गया मेरा क्या, ये बच गया मेरा ये R0 अल्फा टी। हमें निकालना क्या, अल्फा टी, अल्फा निकालना है। तो अल्फा को छोड़ के ये जो R0 और टी जो बच गया, यह दोनों जो बच गया, यह वाला ये दोनों अल्फा को हमको निकालना ही है, तो अल्फा छोड़ देंगे और R0 इंटू टी को हम इस तरफ भेज देंगे। क्यों, क्योंकि गुना में तो इधर में से चल जाएगा, भागा में चल जाएगा ना। इसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही। ठीक है, चल जाएगा ना। देखिए यह पहले मैंने R0 को मैंने इसे गुना किया, R0 को मैंने फिर इससे गुना किया, अब R0 को मैं इधर भेज दिया, इधर इस तरफ, तो RT माइनस R0 हो गया। अब बच गया इस तरफ कितना, इस तरफ मेरा कितना बच गया, R0 इंटू अल्फा टी, R0 इंटू अल्फा टी। हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा को छोड़ के मैं R0 और टी जो है मेरा उसको इस तरफ भेज दिया, तो मेरा क्या बन गया, R0 इंटू टी बन गया मेरा। क्लियर है, ठीक है। इसको खुद से कॉपी पर करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप मैंने नहीं लिया, मेरे को स्टेप बाय स्टेप करके करना चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर दिखा दिया। तो कोई नहीं, अगली बार से अच्छे से करूँगा। इसको ये समझ में आ गया ना कैसे आता है।
आर नॉट को इधर भेज दिया तो मेरा आर टी माइनस आर नॉट हो गया, और आर नॉट अल्फा टी जो इसको गुना किया था मैंने, आर नॉट अल्फा टी को इसको गुना किया था मैंने, सॉरी यार, इसको मल्टीप्लाई किया था मैंने तो बच गया, इसको मेरे को अल्फा निकालना था, तो अल्फा को छोड़ के आर नॉट और टी गुना में है तो इधर बटा में चल जाएगा ना, वही है, तो अल्फा मेरा निकल गया यहाँ पर। अब अल्फा को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा को हम प्रति प्रति डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस। कैसे, देखिए ये जो मेरा ऊपर भी मेरा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमारा ओम हो गया, नीचे भी मेरा आर नॉट है, तो ये मेरा नीचे क्या हो गया, नीचे भी मेरा ओम हो गया, और ये मेरा टी है, तो टी का क्या होगा, टी का मेरा होता है सेकेंड, सॉरी टी मेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब सेल्सियस, टेम्परेचर मेरा सेल्सियस, तो यह मेरा ओम और ऊपर का ओम मेरा कट गया तो बच गया क्या, मेरा सी बच गया। अब यह सी मेरा 1 तो बच गया क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1/c, तो वही दिया हुआ यहाँ पर क्या, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब 1/डिग्री सेल्सियस, 1/डिग्री सेल्सियस, यह जो पहला वाला देख रहे हैं ना 1/डिग्री सेल्सियस वही है, प्रति डिग्री सेल्सियस। और ये कैसे आया, समझ में आ गया ना, ऊपर भी मेरा ओम है, नीचे भी ओम, और इधर सेल्सियस है, तो ओम ओम मेरा कट गया, बच गया मेरा सेल्सियस, तो 1/डिग्री सेल्सियस मेरा इसका अल्फा का मात्रक बन गया। क्लियर है, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा पीछे जाएं, वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता है कि मेरा जो पढ़ाने का ढंग है, अगर मैं कभी कभी स्पीड में पढ़ाता हूँ ऐसा लगता हो आपको, तो थोड़ा पॉज करके वीडियो को पीछे करके एक बार दो बार देख लीजिए। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कभी कभी फास्ट हो जाता हूँ, तो आपका काम है कि आप पीछे कर करके उसको अच्छे से पढ़ सके। मैं जनरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि सबको लेकर चलना है ना, किसी को होता है कि जल्दी जल्दी समझ में आता है, किसी को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, तो सबके हिसाब से देखना होता है, और वीडियो लंबा ना हो तो वो भी देखना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण नोट देखिए, जिन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है उनका उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, यही कारण है कि नाइक्रोम का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है, मतलब जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब अल्फा जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको हम प्रतिरोध बनाने में नहीं यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, नाइक्रोम का हम यूज नहीं करते हैं प्रतिरोध बनाने में, और जिन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक काफी अधिक होता है उनका उपयोग भी हम प्रतिरोध बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए दो न्यूमेरिकल यहाँ पर करके इसको हम रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। देखिए क्या कर रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध मेरा 1 ओम है और उसका लंबाई मेरा 1 मीटर है और एरिया मेरा इतना दिया हुआ है, तो उस चालक का प्रतिरोधकता निकालना है रो। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रो इज इक्वल टू होता है RA/L होता है। रो इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, रेजिस्टेंस गुना एरिया/L होता है। रेजिस्टेंस मेरा दिया हुआ 1, एरिया मेरा दिया हुआ है 0.01, और रेजिस्टेंस मेरा दिया हुआ है ये 1, और एरिया मेरा दिया हुआ है 0.01, और लेंथ मेरा दिया है 1, तो रो मेरा कितना आ गया, रो मेरा आ गया 0.01। यह तो सीधा सीधी निकल गया, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। दूसरा देखिए 1 मिलीमीटर व्यास तथा 50 मिलीमीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि तांबा की प्रतिरोधकता इतना दिया हुआ, मतलब रो दिया हुआ इस बार, यह हमारा क्या है, यह हमारा हो गया रो, यह हमारा रो हो गया। क्यों, क्योंकि इसका ओम मीटर दिया हुआ है, ओम मीटर मतलब रो, और यह मेरा हो गया व्यास 1 मिलीमीटर व्यास हो गया, मतलब इससे हम एरिया निकाल सकते हैं ना। व्यास दिया हुआ मतलब क्या, वह एक सर्कल है, मतलब सर्कल नहीं है, सिलेंडर है, क्योंकि इसका लंबाई भी है ना, 50 मिलीमीटर लंबाई भी है, तो सिलेंडर की तरह हो गया। सिलेंडर की तरह करने का मतलब कि ऐसा हो गया, और इसका जो व्यास है हमारा यहाँ से यहाँ तक, यह दिया हुआ मेरा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर दिया हुआ,
और इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक केवल जो लंबाई है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। यहाँ ये देखिए 50 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो लंबाई मेरा 50 हो गया। व्यास दिया हुआ मेरा 10⁻³ कर दिए, क्योंकि मिलीमीटर में था। तो मिलीमीटर से हम मीटर में बदलने के लिए मैंने पढ़ाया था, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 10⁻³ से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेडियस में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि हमको एरिया निकालना है ना, अनुप्रस्थ एरिया निकालना है, अनुप्रस्थ एरिया निकालना है। तो अनुप्रस्थ एरिया मतलब उसको हम रेडियस में निकालेंगे। तो रेडियस में निकालने के लिए बटा में 2 कर दिए। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है, त्रिज्या जो होता है हमारा, डायमीटर मतलब व्यास से आधा होता है, तो आधा कर दिया। और रो मेरा दिया हुआ इतना, तो एरिया निकाल लो। तो पहले एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए πr² होता है। यह जो सर्कल है हमारा, यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है आपको, यह जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है ना। यहाँ पर अगर मेरा r दिया हुआ है तो πr² से हम एरिया निकाल दिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो तांबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तांबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब आर ज्ञात करना है। तो πr² से मैं पहले एरिया निकाल लूंगा, एरिया तो हमें निकल जाएगा ना। और रो दिया हुआ मेरा, और मेरा 50 क्या है, 50 मेरा एल दिया हुआ। तो रो L/A फॉर्मूला में रख के मेरा ये निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, मतलब प्रतिरोध निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोध आर इक्वल टू होता है हमारा रो L/A। रो दिया हुआ है मेरा, रो दिया हुआ है मेरा 1.7 गुना 10⁻⁸। एल लंबाई कितना दिया हुआ है, 50। और एरिया हमें निकालना कैसे, एरिया हमें निकालना है πr² से। πr² में रेडियस हमारा कितना आ गया, रेडियस हमारा आ गया d/2 करके। यह जो d/2 मैंने किया यहाँ पर, d/2, उससे मेरा आ गया रेडियस। तो रेडियस आ गया तो πr² से मेरा एरिया आ जाएगा, और एरिया आ गया तो मेरा रो L/A। ये जो फॉर्मूला में एरिया के जगह पर मैं इसको पुट कर दूंगा, जो निकालूंगा। क्लियर है? तो आर मेरा आंसर आ गया मेरा 1.08। इसको सोल्व करिएगा तो 1.08 मेरा आंसर आएगा। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम का नियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में, 2 नंबर में पूछता ही है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। आप अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक लेक्चर को ध्यान से देखो। नहीं समझ में आता है कमेंट करो। नोट्स चाहिए, आप कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन हो जाओ, आपको नोट्स मिल जाएगा। कम्युनिटी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर नोट्स नहीं मिलता है कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में भी पिन कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।